सुंदर चेहरे देखे हैं, लेकिन मेरी माँ की सुंदरता के सामने कुछ नहीं। कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है माँ और बच्चों के बीच में, जहाँ सारी दुनिया एक तरफ और माँ एक तरफ। नमस्कार दोस्तों, माँ हो तो ऐसी में मैं ममता आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ तृप्ता भनोट से, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। तृप्ता भनोट, फरीदाबाद की रहने वाली तृप्ता भनोट जी हर माँ के लिए एक मिसाल है। उनके 3 बच्चे हैं और तीनों ही एक सुखपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बड़ी बेटी और बेटा दोनों जर्मनी में रहते हैं और योग सिखाते हैं। छोटी बेटी सिंगापुर में रहती है और वो भी योग की ही शिक्षक है। तृप्ता जी के पति बीएसएफ में ऑफिसर थे और समय समय पर उनका ट्रांसफर अलग अलग जगहों पर होता रहता था। दिल्ली आने के बाद जब उनका ट्रांसफर हुआ, तब तृप्ता जी ने बच्चों की पढ़ाई और परवरिश को ध्यान में रखते हुए यही रहने का फैसला किया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने तीनों बच्चों की परवरिश की और तीनों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। एक माँ होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझी, जिसके लिए उन्होंने खुद भी नौकरी की और अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाया। इस एपिसोड में विस्तार से सुनिए उनकी पूरी यात्रा। नमस्ते तृप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू। तृप्ता जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक बहुत सपोर्टिव माँ है। वो अपने बच्चों के हर फैसले को सपोर्ट करती हैं और वो उनकी एक ढाल बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। तो आइए चलते हैं तृप्ता जी से कुछ सवाल पूछते हैं। तृप्ता जी, आप हमें अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। दोनों बेटियों के बीच में मेरा बेटा है और सब लोग योग सिखाते हैं, सब लोग वेल सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में एंड दे आर डूइंग रियली। आई एम हैप्पी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुनिया में कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। और कितने बड़े हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी जो है शी इज़ 52 नाउ एंड मेरा बेटा अभी 50 साल का होने वाला है नवंबर में, और मेरी छोटी बेटी 47 इयर्स की है। और तीनों बच्चे बाहर हैं? जी हाँ, तीनों बच्चे बाहर हैं। अच्छा। बड़ी बेटी मेरी साउथ जर्मनी में है, बड़ा बीच का बेटा जो है वो नॉर्थ जर्मनी में है एंड छोटी बेटी सिंगापुर में है। तो दे ऑल आर गुड, डूइंग वेरी वेल। तृप्ता जी, आपका एक बेटा और 2 बेटियां हैं, तो आपने उनकी परवरिश कैसे की? देखिए, एक माँ के लिए तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि बच्चे बेस्ट निकले उनके, और मैंने जैसा सोचा था शायद उससे भी ज़्यादा मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं और ज़्यादा नाइस हैं। तो मुझे इस बात का बहुत बहुत ईश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और अपने ऊपर गर्व भी है कि मेरी संतानें इतनी अच्छी हैं। तो आपने उनकी परवरिश में जैसे कोई ख़ास बात, मतलब आपने उनको किस तरह बड़ा किया है? जैसे हाँ, बड़ा करने के लिए ऐसा है कि मेरे हस्बैंड बीएसएफ में पोस्टेड थे, बीएसएफ में उनकी जॉब थी एंड ही वाज कम्युनिकेशन ऑफिसर देयर। शुरू में हमारी बहुत सारी पोस्टिंग्स होती रहती थी। कभी रेगिस्तान में जा रहे हैं, कभी कश्मीर जा रहे हैं, कभी कहीं, तो डिफरेंट प्लेसेस पे, कभी 1 साल के लिए, कभी 2 साल के लिए, इस तरह हमारी पोस्टिंग्स होती थी। और मोस्टली पोस्टिंग उनकी बॉर्डर एरियाज़ में होती थी। शुरू में मुझे याद है जैसे जैसलमेर में हुई, फिर बाड़मेर में हुई, फिर सूरतगढ़ में हुई, श्री गंगानगर के पास में है। फिर उसके बाद में हम कश्मीर चले गए, बिल्कुल बॉर्डर एरिया, बिल्कुल हम एक झुग्गी की तरह जैसा होता है वहाँ रहते थे। तो उस टाइम पे फिर मेरे साथ ये हुआ कि बच्चों की, मेरी बेटी स्कूल जाने लायक हो गई थी, पर वहाँ पे उर्दू मीडियम था बॉर्डर पे, क्योंकि परमानेंट अकोमोडेशन नहीं होती है, इस वजह से वहाँ एक झोंपड़ी जैसा ही उनका स्कूल भी था। तो वहाँ पे उर्दू मीडियम होने की वजह से
मैंने अपनी बेटी को अपनी सिस्टर के पास भेज दिया राजस्थान में, जो बीकानेर के पास में है। तो उसने अपनी शुरू की पढ़ाई वहाँ से शुरू की। पर मुझे हमेशा ये लगता था कि वो छोटी बच्ची है बेचारी, कैसे रहती होगी, कैसे नहीं रहती होगी, उसने खाया होगा, पिया होगा, या आई डोंट नो। तो एक दिल में बेचैनी लगी रहती थी कि कैसे उसकी एजुकेशन भी हो जाए और वो वहाँ पे आके हमारे साथ भी रहे। और मैं बहुत उस टाइम पे दुविधा में थी। पर थैंक गॉड कि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं जिनके पास मैंने छोड़ा था, उनके बच्चे भी सिमिलर एज के थे थोड़े, एक बेटी उनकी बड़ी थी। तो वो सब लोग खेल खेल में एक दूसरे के साथ अच्छी, उसको एक कहते हैं ना बेस अच्छा मिल गया उसकी एजुकेशन का। हिंदी मीडियम बहुत अच्छा स्कूल था, तो वहाँ से मेरी बेटी ने पढ़ाई शुरू की। तो जब तक 79 में हम लोग, फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। तो मेरी बेटी बड़े वाली जो है उस टाइम पे 7 साल की थी, और 3 बच्चे तब तक मेरे हो गए थे। मेरा बेटा मेरी बड़ी बेटी से पौने 2 साल छोटा है, और उससे छोटी मेरी एक और बेटी है जो पौने 3 साल का उनका डिफरेंस हुआ। तो फिर जब हम 79 में दिल्ली पोस्टिंग हो गई, तो मैंने अपने बच्चों को तीनों को यहाँ पे अच्छी एजुकेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में लगा दिया। तो केंद्रीय विद्यालय वन ऑफ द ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव स्कूलों में थे, गवर्नमेंट स्कूल अभी भी हैं। तो उनमें उनकी एजुकेशन हुई, कुछ इंग्लिश मीडियम थे, और बहुत ही अच्छी सोसाइटी के लोग थे उसमें। तो कुछ साल बाद फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग का नंबर आ गया, यहाँ वो ट्रेनिंग स्कूल में थे, सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल में। तो फिर उनको जाना था, तो हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि बच्चे अभी मेरे अच्छी सी लाइन पकड़ गए हैं स्टडी के लिए, तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाना है। तो उस टाइम पे फिर मैं अपने बच्चों के कैरियर को देखते हुए, उनकी एजुकेशन को देखते हुए, ये एक अच्छा फ़ैसला था कि मैंने हस्बैंड को बोला कि आप जाइए अपनी पोस्टिंग के लिए, मैं अपने बच्चों को दिल्ली में रह के इनको अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ। बट मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया जो मैं फ़ैसला मेरा था। तो इस तरह से मेरे बच्चों की बेसिक एजुकेशन हुई। सो आपने और आपके हस्बैंड ने जो डिसाइड किया कि वो अपनी पोस्टिंग में जाएंगे और आप यहाँ रह के बच्चों की देख रेख करेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन था आपका, जैसे बहुत इम्पोर्टेंट। और अगेन बच्चों को संभालना, तीनों बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। जैसे क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, छोटे मोटे, किसी की खिड़की टूट जाना, और ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें होती है क्रिकेट में। मेरे बेटे को बहुत शौक था, तो एक बार ऐसे ही कुछ तू मैं हो गई पार्क में। उस टाइम पे मेरा बेटा, मेरा ख्याल है 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता होगा, तो इन्होंने एक दूसरे को मार पिटाई हो गई, गुत्थम गुत्था हो गए। मेरे बेटे ने पता नहीं कैसे, उसका लड़ाई में गुत्थम गुत्था होने से उस लड़के के सिर से ब्लड आ गया। उन लोगों ने कर दी पुलिस में रिपोर्ट। उस टाइम पे मेरी सिचुएशन जो थी वो बहुत क्रिटिकल हो रखी थी, पर अभी मैं सोचती हूँ कि देखिए वो भी एक दौर था हमारी जिंदगी का। तो अभी सब पिक्चर जैसी लगती हैं वो बातें। तो पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे कितने 4-5 घंटे में बैठी रही, पुलिस वाले धमका रहे हैं मेरे बच्चे को। और फिर मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा देखिए ये बच्चे हैं, बच्चों के खेल में क्या होता है, इसमें पुलिस का क्या है, आप लोगों के भी तो बच्चे होंगे। तो किसी तरह करके मैंने उनसे नाइसली, कभी हाथ जोड़ती हूँ, कभी कुछ करती हूँ। उस टाइम पे मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर थी। तो फिर मैं उसको पुलिस वालों से बात करके, मैंने कहा मैं उनसे बात करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आगे से ये नहीं करेगा और आप इसको प्लीज़ कोई एक्शन मत लीजिए। तो खैर वो भी एक टाइम था, निकल गया। थैंक गॉड, ईश्वर ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे जब भी मेरे बच्चों के ऊपर कोई भी बात हुई। तो क्या आपने उसको गुस्सा किया उसके बाद, या? मेरे को गुस्सा अब देखिए दिखाना पड़ता है बच्चों को, नहीं बेटा पापा यहाँ नहीं है, अगर तुम्हें कुछ वो बंद कर लेते वहाँ पे या कुछ हो जाता तो ये बहुत बुरी बात है। थोड़ा सा गुस्सा भी किया, प्यार से भी समझाया उसको,
पहले तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आया, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं उसकी पिटाई कर रही हूँ या ऐसा कुछ। तृप्ता जी, बेटियों की जब परवरिश करते हैं तो माँ अक्सर सोचती है कि इसको घर गृहस्थी के सारे तौर तरीके सिखाएं, काम करना सिखाएं, क्योंकि इसने दूसरे घर में जाना है। लेकिन जो हमें पता है कि आपने अपने बेटे के साथ भी उसी तरह का व्यवहार किया है और कभी कोई अंतर नहीं किया बेटियों या बेटों में। तो जैसे आपकी बेटियों को आपने जो सिखाया वही चीज़ आपने अपने बेटे को सिखाया, तो ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? मेरे मन में ये ख्याल ऐसे आया कि मुझे लगता था कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारी सोसाइटी में ना, ये मेरा बेटा, ये मेरा, इसका बहनों को बोलती हैं उनकी माएँ कि भाई के लिए खाना डालो, भाई बाहर से आया तो पानी पिलाओ। तो मैं ये कहती थी कि वो भी तो बाहर से आई हैं, वो भाई को खाना खिलाएं, वो बना रही है इतना खाना, वो बना रही है, वो कुक करवा रही है, मेरे साथ हेल्प कर रही है, तो वो भाई को खाना परोस के भी दे कि बेटा मेरा ये करेगा कि अपनी प्लेट उठाओ बेटा जी और आप खाना लीजिए बहन से, और खाना खा के ख़त्म करके अपनी प्लेट को वॉश बेसिन में रखो। इतना तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, कभी अगर मैं घर पे नहीं हूँ, या मैंने उसको ये भी सिखाया चाय कैसी बनानी है या आपको स्टोव कैसे जलाना है। तो मेरा बेटा अभी उस टाइम पे 7-8 साल का था, मेरी कोई फ्रेंड आ गई, तो हमारे पास उस टाइम पे हम दिल्ली में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कोई अच्छे से सेटल भी नहीं थे, हमारे पास गैस वैस भी नहीं होती थी, स्टोव था। तो मेरे और टेबल के ऊपर रखे हमने, उसके ऊपर कुकिंग करते थे। तो मेरी कोई फ्रेंड आ गई जब मैं घर पे नहीं थी, बेटियां भी घर पे नहीं थी कोई, तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि तृप्ता, तुमने कितना अच्छे से ट्रेंड किया अपने बेटे को कि टेबल के ऊपर बैठ के स्टोव जला के हमारे लिए चाय बनाई इसने, जैसी भी बनाई बट बनाई, और डिब्बे ढूंढ के उसने कुछ नमकीन और बिस्किट भी उनके आगे रखे। तो जब मेरी फ्रेंड मुझे ये बता रही थी, मेरे लिए वाकई लग रहा था कि मेरा सीना चौड़ा हो गया। तो अगर मेरी बेटी कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, बेटी वॉशिंग मशीन में डाल रही है, उनको मसल रही है, इधर से निकाल के उधर कर रही है, तो मैं बेटे को बोलती थी कि बेटा, बहन ने इतना काम कर दिया, अब आप इनको सुखा दीजिए जाके, ठीक है, या धोबी को दे के आना है या प्रेस करना है। तो वो ड्यूटी मेरे बेटे की लगाती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि बेटे और बेटियों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, क्योंकि बेटियां भी उतनी ही प्यारी होती हैं माँ बाप को जितने बेटे होते हैं। तो आज उसका रिज़ल्ट ये है कि मेरे बेटा कभी कभी परोठे, उसको खाने का बड़ा शौक़ था, तो मेरी बेटी अगर कभी बनाती थी तो कहती थी कि चल तू खुद बना ले परोठा, तो वो बनाना सीख गया बचपन में। तो आज वो ही इज़ अ वेरी गुड कुक। उसकी वाइफ बहुत खुश है इस बात से कि वो जब जॉब से आती है, बेटे के पास टाइम होता है, तो कई बार लंच वो एटलीस्ट सब्ज़ी तैयार करके रख देता है या उसके लिए कुछ बेसिक हेल्प कर देता है। तो ही इज़ वेरी गुड कुक। कभी कभी मुझे आजकल भी फ़ोन पे पूछता है कि मम्मा, मुझे ये मटर पनीर बनाना है, फलाना बनाना है, इसमें कितना क्या डालूं, कैसे बनाऊं, तो मैं उसको बता देती हूँ। अभी भी ही इज़ रियली हैप्पी इन हिज लाइफ। और हस्बैंड वाइफ की मेरा ख्याल खुशी का कारण यही है कि दोनों इक्वली काम कर, है ना। तो आई थिंक तृप्ता जी, आपके जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस रही हैं, जैसे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब, फिर हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर हो गई, आप यहाँ पे बच्चों को अकेले संभाल रही थी। तो इस चीज़ को आपने किस तरह हैंडल किया, या आप में ये कैसे अंदर से वो शक्ति आई या हिम्मत आई कि ये सब चीज़ें मुझे अपने आप से करनी है? देखिए, दिल्ली में रहना आसान नहीं है। मैं जैसे 3 बच्चों के साथ यहाँ रह रही थी, उनके खर्चे और ये सब, मुझे कहीं लग रहा था कि फाइनेंशियली हम लोग हमेशा हैंड टू माउथ रहते थे, पर मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों की जो उनको ज़रूरतें मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग, कुछ काम करना मैंने शुरू किया। घर से बाहर निकली, जो भी जॉब मुझे मिली मैंने की। जैसे मैंने ट्रेड फेयर में काम किया, तो मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चों को भी ये सब करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा ट्रेड फेयर में यंग बच्चे भी काम कर रहे हैं।
और मैंने उनको उस टाइम पे कोशिश किया कि भाई बेटा आप लोग भी समर जॉब के लिए जाओ, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, सारा दिन सोने से अच्छा है कि आप जाइए। कुछ सर्वे होते थे, 40 पैसा एक फॉर्म के ऊपर मिलते थे उनको फिल करने के। तो मेरी बहन के बच्चे भी उन दिनों हमारे पास आए होते थे, तो मेरे बच्चे वो जाके सर्वे करते थे। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं इनमें कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये 3-4 बहन भाई इकट्ठे होके सब जाते थे। और एक बार तो मेरी जो छोटी बेटी है, मैं ट्रेड फेयर में काम कर रही थी, तो मेरी छोटी बेटी 8वीं क्लास में पढ़ रही थी उस टाइम पे। तो मैं जब मेरे सामने वाली जो स्टॉल थी, उन्होंने बोला कि हमें कोई सेल गर्ल चाहिए, तो आप बताइए। तो मैं अपनी बेटी को लेके गई हुई थी उसको ट्रेड फेयर दिखाने के लिए। तो मैंने बोला कि ये करेगी काम यहाँ पे, अगर आप कहो तो। शी वॉज स्टडिंग इन 8th क्लास ओनली, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। तो वो क्योंकि जिस शॉप वालों ने उसको बोला था, काम के लिए ऑफ़र किया था, उनको हिंदी नहीं आती थी, वो साउथ इंडियन स्टॉल था। तो उन्होंने उसको फिर वहाँ पे काम दिया। तो बच्चे बड़े खुश थे, ट्रेड फेयर भी देखने को मिल रहा है और हमें जॉब भी करने को मिल रहा है। तो उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस मुझे लगा कि बच्चों में आएगा इसके साथ। सो वो कॉन्फिडेंस उनको आपसे मिला, क्योंकि आपने भी मतलब जैसे घर से बाहर निकल के फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये सब किया। जी बिल्कुल। तो मेरे बच्चे जबकि वो योगा में और उसके साथ पॉजिटिविटी में आ गए, तो जैसे तो आप योगा करती हैं जैसे? जी हाँ, मैं योगा करती हूँ। तो योगा कैसे शुरू किया आपने या किस तरह से आप योगा में आई? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब दिल्ली आई हूँ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, मैंने कुछ काम करना शुरू किया। तो मुझे सेल्स गर्ल की पहले जॉब मिली। ऐसे ट्रेड फेयर से करते करते शॉप में मुझे ऑफर्स मिले 1-2, तो मैंने उसमें जाके शॉप्स में जाके सेल्स गर्ल का काम करना शुरू किया। तो उस टाइम पे मेरे को कंटिन्यूसली मॉर्निंग टू इवनिंग खड़ा रहना पड़ता था। और खड़ा रहने पड़ता था, आपको एकदम अलर्ट भी रहना पड़ता है, कोई ऐसा मौका नहीं होता था कि दिन में आप बैठ के रेस्ट कर सको। तो उस टाइम पे फिर मेरी बैक एक हो गया, बहुत सीवियर। बैक एक होने से मेरे को उसी टाइम पे मैं अपने फादर को भी लॉस्ट किया। तो मेरे में बहुत नेगेटिविटी आ गई, बैक एक भी थी, डिप्रेशन भी हो गया। हमेशा ये सोचती थी, हम लोग 4थी मंजिल पे रहते थे गवर्नमेंट फ्लैट्स में, कि मैं नीचे जब भी देखती थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। इट वाज सो मच डिप्रेशन। तो उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि डिप्रेशन होता क्या है, पर ये था, ये चीज़ें थी। हमेशा ये सोचती थी कि मैं मर जाऊँ। तो एक बार मेरे पड़ोसी आए, जो मेरे फादर का अफसोस करने के लिए आए थे। वो उस टाइम पे मैं बेड रिडन थी, बैक एक हो रही थी बहुत सीवियर, ओवर एग्जॉस्ट शायद मैंने अपने आप को किया था। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपने योगा किया क्या बैक के लिए? मैंने कहा देखो मैंने सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए, मैंने यूनानी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी सब कुछ कर लिया, तो ये सब कुछ नहीं, योगा से क्या होगा? मैंने कहा ये सब तो मेरे से नहीं होगा। देन ही सेड नहीं होगा। टाइम पे क्या हुआ कि रोज़ गार्डन में कुछ ध्यान का प्रोग्राम था, तो मेरे पड़ोसी ने बताया कि आपको वो करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अगर आप कहते हो तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार ध्यान करना सीखा, मेडिटेशन। मुझे हाँ, ध्यान में नहीं, मेडिटेशन ही बोलते थे कि कुछ हो रहा है वहाँ पे, चलो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मेरे पड़ोसी हैदराबाद से ही थे, तो उन्होंने मुझे वो सुबह स्कूटर पे ले जाते और शाम को अपने साथ ही वापस ले आते थे। तो उन 3 दिनों में मुझे इतना अच्छा लगा, ये इतना सुकून मिला कि मैं लग रहा था कि एक दूसरा ही लेवल है। तो उसके बाद वो 3 दिन का प्रोग्राम करके वो गुरुजी तो चले गए, और फिर मेरे को मेरी लाइफ में योग आया। ध्यान के बाद में जैसे मुझे वरदान मिल गया। फिर उन्हीं पड़ोसियों ने, वही सेम पर्सन आए, तो मेरे लिए मुझे लगता है आज कि वो एक एंजल बन के आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप योगा करो। तो मैंने कहा योगा से, आप कहते हो तो मैं कर लेती हूँ, पर मुझे पता नहीं। कहते नहीं, 1 हफ्ते का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे योगा का, कोई कैंप लग रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लो।
तो सुबह 6:30 बजे जाना, उस टाइम पे बसेस वगैरह भी इतनी नहीं होती थी, ऑटो भी नहीं होते थे। तो वो मुझे जेंटलमैन अपने साथ योगा क्लास के लिए 6:30 बजे लेके आते थे, जहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ था, और शाम को भी, सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस होती थी। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगा कि ये तो वो ध्यान भी कराते थे उसमें, योगा के साथ मैं एकदम 7वें दिन तक आई वाज टोटली फाइन। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जब मैं योग में आई। योग में आई, फिर उन्होंने, जिनके साथ मैंने कैंप किया था, गुरुजी हम बोलते थे, उस टाइम पे योगा बहुत कम होता था दिल्ली में। एक तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के प्रोग्राम आते थे, एक और थे जो मेरे गुरु बने, मिस्टर सहगल थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि 7वें दिन जब शाम को वो लास्ट क्लास थी, कहते क्या तुम योगा टीचर बनना चाहोगी? तो मैंने कहा मैं योगा टीचर कैसे बन सकती हूँ? कहते, मैंने कहा एक ही हफ्ता मैंने तो योगा सीखा। तो कहते नहीं तुम बन सकती, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं हमेशा बहुत क्वेश्चंस पूछती थी। तो उन्होंने शायद मेरे में कोई ऐसा गुण देखा होगा कि उन्होंने बोला ठीक है, कहते मैं तुम्हें सिखाऊंगा योगा। उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो योग के बारे में जानते थे या करते थे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे मौका मिल रहा है तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो योगा और मेडिटेशन एक्चुअली मेरा तभी शुरू हो गया, और उसी ने मेरी लाइफ चेंज की। उसके बाद तो ऐसी लाइफ चेंज हुई कि मेरी पूरी फैमिली की डेस्टिनी चेंज हो गई एक्चुअली में। कितने साल हो गए आपको योगा और मेडिटेशन करते हुए? 30-32 साल तो हो गए। अच्छा। और हाँ, उस टाइम पे मेडिटेशन भी करते थे, प्राणायाम सब कुछ करना, और माला करते थे वहाँ पे हम, मंत्रस। अच्छा। तो मंत्रस जब हम करते थे तो मेरा दिमाग कहीं ना कहीं फिर भी जाता रहता था। फिर मैंने सिखाना भी शुरू कर दिया, ध्यान भी, मेडिटेशन भी, और ये योग भी सिखाना, क्लासेस लेनी शुरू कर दी। तो उसके बाद भी दिमाग मेरा कभी शांत नहीं होता था। लास्ट टाइम तक मुझे यही लगता रहा कि मुझे कुछ और चाहिए। तो फिर मुझे अभी मैं मेंशन कर सकती हूँ कि फिर मुझे ये वाला ध्यान जो हम आनापानसति ध्यान करते हैं, इसको साथ मेरी इंट्रोडक्शन हुई। अच्छा। ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो आप? तो वो कहती कि मम्मा यहाँ मैं ना यूट्यूब पे पत्री जी का कोई प्रोग्राम देख रही हूँ। मैंने कहा अंजू, कहती मेडिटेशन का प्रोग्राम है, कोई ध्यान का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ऐसे, मैंने कहा पता नहीं आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। तो अच्छा ठीक है, मैंने कोई सीरियसली नहीं लिया। उसी दिन शाम को जैसे ये ध्यान मुझे खींच रहा था, मेरी छोटी बेटी के ससुर जो हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहते हैं कि आपका योगा और मेडिटेशन में इतना इंटरेस्ट है, तो ये मैं आपको एक ब्रोशर भेज रहा हूँ, ये आप इसको करो ज्वाइन। ये वाला एक प्रोग्राम आ रहा है, वो था JTTP 13 चल रहा था उन दिनों। तो मैंने सोचा कि चलो मैं, अगर आप कहते हो तो कर लेती हूँ। वो कहते नहीं आपको अच्छा लगेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई करो। मैंने कहा चलो ठीक है, पर कहते आपको सुबह ये 5 बजे शुरू होगा, तो आपको जल्दी उठ के तैयार होके बैठना पड़ेगा उसके लिए। मैंने कहा पर मैं तो 5 बजे ध्यान के वो अपना पूजा पाठ करती हूँ। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो, एक दिन पूजा पाठ को साइड में करके आप इसको करके देखो आप। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो, इतना इंसिस्ट कर रहे हो, तो मैं कर लेती हूँ। तो फिर उस दिन से मैंने, जब वो पहला JTTP का दिन का प्रोग्राम उन्होंने लिंक भेज दिया था, जब मैंने वो ज्वाइन किया तो मुझे लगा यस, आई वांटेड टू डू दिस। मुझे ये ऐसा ही कुछ चाहिए था, क्योंकि पहले दिन ही लगा कि एक चमत्कार हो गया मेरे लिए। और फिर उसमें जो विजडम मिली मुझे, फिर उसके साथ वो जो ध्यान मिला, 1 घंटे का ध्यान, मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि 1 घंटा मैं कंटिन्यूसली बैठ सकती हूँ। That was the beginning of my ध्यान meditation, actually ध्यान यात्रा तभी से शुरू हुई। So that's very nice कि कैसे आपके पास ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से
ध्यान के जो मैसेजेस आए, हेल्प आए, जिससे आपने अपने आप को उस पाथ पे डाला। यस, अभी मुझे लग रहा है कि डॉट्स मिल रहे थे। ये यहाँ और उसके बाद अभी देखिए ये आई थिंक 21 में हुआ था, और उसके बाद अभी तक तो आई एम टोटली चेंज्ड। अब आगे मेरी यात्रा अभी जो चल रही है वो आज मैं यहाँ हूँ। That's wonderful. That's so beautiful. Yes. जितने ना हम जब तैयार होते तो परमात्मा कहीं ना कहीं हमारे को हेल्प भेजता है और हमें उस पाथ पे डालता है जिस पे हमने चलना है। शायद मैं पहले तैयार नहीं थी। अब मैं मदर डिवाइन ने सोचा कि अभी तैयार है तो अभी पत्री जी का हाथ पकड़ लो और आगे चलो। तो अभी मैं उसमें हूँ। मेरी बेटी भी, एक्चुअली मेरे बच्चे भी करते हैं। मेरी बड़ी बेटी सीरियसली शी इज इनटू इट। वो जर्मनी में रहती है, तो अगले दिन ही मैंने उसको, बेटी को बोला, मैंने कहा अंजू ये प्रोग्राम जो तू पत्री जी की बात कर रही थी ना, उन्हीं का आज मैंने ज्वाइन किया और तुम इसको करो। तो मैंने उसको वो लिंक वाला वो भी भेज दिया और उसने भी कर लिया। एक्चुअली यहाँ हमारे 5 बजते हैं, जब वहाँ पे जर्मनी में 1 बजा होता है रात का। तो पर मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं तू कर ज़रूर। तो वो बेचारी रात को 1 बजे उठ के फिर वो ध्यान करती थी। ठीक है, और उसकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए। तो ध्यान है ही, I mean, हमें लेके ही चलता है उस तरफ कि हम अपने जीवन में कुछ अनुभव करें, अपने आप को समझें और अपनी समझ के अनुसार अपने जीवन में चेंजेस लेके आए। तृप्ता जी, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पे हम अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर पाते खुल के, एंड मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा विषय है जिससे आई थिंक अभी तो नहीं, बट पहले समय में माँ अपनी बेटियों के साथ इस बारे में बात नहीं करती थी ओपनली। आजकल तो चलो स्कूल में आपको एजुकेशन मिलती, बच्चे घर आके बात करते। तो उस टाइम आपने अपनी बेटियों के साथ ये किस तरह कम्युनिकेशन की? एक्चुअली ऐसा था कि उतना खुल के तो हम भी बात नहीं कर पाते थे, पर हाँ मैं कंपैरेटिवली बहुत ओपन थी। अब मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत ओपन थे क्योंकि हमारे में एक फ्रेंडली वो रहता था रिलेशनशिप। तो कभी ऐसी कभी बात होती तो उसको बता देते थे कि मेरे साथ जैसे हुआ, स्कूल में गई, मैं छोटी थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं अपने बच्चों को चाहती थी कि जो एम्बैरेसिंग स्थिति मेरे साथ हुई थी वो मेरी बेटियों के साथ नहीं हो। तो इसलिए पहले से उनके लिए कुछ पैडिंग वगैरह तैयार करके उनको बॉक्स उसमें बैग में रखना और उनको धीरे धीरे समझाना शुरू किया। तो एकदम 12-13 साल की उम्र में बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते। वो उनको बड़ा लगता था कि ये मम्मी ये क्यों दे रही है। मैंने कहा नहीं, इसकी कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है, तो तुम इसको ऐसे इस्तेमाल करना। तो हो गया। तो आपने उनको मेंटली प्रिपेयर किया है? पहले से प्रिपेयर किया कि ये होती एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि मेरे साथ जो एम्बैरेसमेंट हुई थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि उनका को एजुकेशन था। हम लोग तो गर्ल्स स्कूल में पढ़े थे, तो फ़र्क था उसमें। गर्ल्स स्कूल में तो बहुत सारी लड़कियों के साथ उस टाइम पे होता था, पर मुझे हमेशा ये लगता था कि बच्चों को इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल स्कूल में भी अवेयरनेस हो गई है। और आजकल आई थिंक मदर्स भी बहुत ओपनली अपने बेटियों के साथ हर चीज़ के बारे में बात कर लेती हैं। पर हमारा टाइम तो बहुत अलग था। 35 साल आप सोच सकते हैं कि हुआ होगा, 35 से भी ज़्यादा हो गया टाइम अब तो। मैंने बताया जितना भी समझ थी अपने को, पर हमेशा यही चाहा कि मेरे बच्चे कहीं भी एम्बैरेस्ड फील नहीं करें। इतनी खूबसूरत बात है कि माँ हर पल ये कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों को एम्बैरस ना फील होने दे, और जितनी उसकी समझ होती है उससे कुछ ज़्यादा ही अपने बच्चों को समझने की कोशिश करती है और समझाने की। तृप्ता जी, आपके बेटे के जीवन में एक बहुत मुश्किल समय आया जब आप उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई थी, और उसी समय आपने उसको योग में और ध्यान में
उसको प्रेरित किया जैसे, जी तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? जी हाँ, एक्चुअली मेरा बेटा बहुत अच्छा इसका काम चल रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा था, उसने अपना कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ था। एंड उससे क्या होता था कि वो कंप्यूटर सेंटर बिजनेस था अच्छा, तो बहुत बिजी रहता था। पर उसी टाइम पे उसको लत लग गई, जैसे स्मोकिंग करना और ड्रिंक करना, तो एकदम उसकी बॉडी शेप भी बिगड़ने लगी। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये तो अभी 25 साल का बच्चा है और ये मुझे लगता कि 40 साल का जैसे दिखता, तो एकदम मोटा हो गया, एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अभी तुम्हें योग की तरफ, ध्यान की तरफ थोड़ा आना चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, मैं बहुत, मेरे पास टाइम नहीं होता, सुबह मुझे नोएडा जाना पड़ता है, रात को 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, तो कोई टाइम का वो नहीं है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। और ना वो अच्छे से सुनता भी नहीं था, ना मेरे पास इतना टाइम था कि वो, क्योंकि वो बिज़ी था, तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं था कि बैठ के मैं उसके साथ कोई काउंसलिंग करूं। तो अचानक क्या हुआ कि कंप्यूटर बिजनेस एकदम ख़त्म हो गया, तो उसको घाटा हो गया उस बिज़नेस में, उसको सब अपना सेंटर वेंटर बेच देना पड़ा। तो एकदम बहुत परेशान हो गया कि मैं एकदम, देखिए टॉप पे पहुंच के एकदम नीचे आ गया, तो बहुत ही मेंटली वो परेशान था उस टाइम पे। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तुम थोड़ा अगर योगा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दोगे तो तुम अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकते हो। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं करना। मैं फिर उसको बोलती थी कि तुम कभी जॉब कर लो, कहीं दूसरी जगह काम देख लो पर उसने बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैं यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर था अपने सेंटर का, और मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करना चाहते हो? तो उसने बोला कि मुझे यूरोप जाना है, मुझे बस ऐसे ही घूमना फिरना है, मुझे कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो गो अहेड, तुम जो करना चाहते हो करो, बट तुम रिलैक्स्ड रहो। फिर वो यूरोप चला गया, जर्मनी बहन की मदद से वो पहुंचा वहाँ पे, टूरिस्ट वीज़ा पे गया था, और वहाँ पे जाके उसने खूब हार्ड वर्क किया, जंगलों में जाके पेड़ों के साथ काम करना, उसके हाथों पे छाले पड़ जाते थे, तो काफ़ी उसने काम किया ऐसा। अपोजिट जो सिचुएशंस थी, एटमॉस्फेयर, सब कुछ अलग था। तो जब वो 1 साल बाद वापस मेरे पास आया, तो 1 साल बाद मुझे बोलता कि माँ मुझे अब योगा करना है। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम्हें साउथ में स्वामी शिवानंदा का जो आश्रम है वहाँ पे तुम जाओ, और तुम वहाँ से ध्यान, योगा, मेडिटेशन सब वहाँ से सीखो। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इसके मुंह से ये शब्द निकला। तो वो फिर उसमें से आया, और वो भी टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ में। अब वो पूरी तरह से योग में, ध्यान में, मेडिटेशन में है, खुद भी करता है, दुनिया को भी सिखाता है, और अभी उसका बहुत अच्छा स्टूडियो है वहाँ पे जर्मनी में, नॉर्थ जर्मनी में, और बहुत खुश है अपनी लाइफ से वो। हाँ, सो जैसे आप ध्यान में, योगा में, तो कहते हैं ना, उससे घर का भी एटमॉस्फेयर, ऑरा पूरा चेंज होता है। बिल्कुल, और क्योंकि बच्चों ने आपको देखा ये करते हुए, तो उन्होंने भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया। बिल्कुल। अभी तो उसका वो जब सुबह ध्यान करता है, शाम को ध्यान करता है, उसका बेटा भी साथ में बैठ जाता है। बेटा अभी 8-9-10 साल का है। अच्छा। तो उसको भी इंटरेस्ट आ रहा है, और घर में उसकी वाइफ भी करती है, और उनमें एक अच्छी सी हार्मनी है, रिलेशनशिप बहुत गहरा हो जाता है फैमिली के साथ। सो यू कैन मेक इट आउट कि भाई कितना शांत है ये फैमिली, कितने अच्छे लोग हैं, कितना सब कुछ अपने आप चीज़ें हो रही हैं, कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही इज हैप्पी। हाँ, तो वही होता है ना कि ध्यान का जो आपकी एनर्जीज और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक सब तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। तृप्ता जी, आपके लिए कुछ खास तोहफा है हमारी तरफ से, आइए हम मिलके देखते हैं इसे। जी, थैंक यू। हाय मम्मा, कुछ साल पहले एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि मेरी लाइफ में मेरा आइडियल कौन है, और जब मैंने उस वक्त आपका नाम लिया था तो इस फ्रेंड को बड़ी हैरानी हुई थी कि मैंने नेल्सन मंडेला या मदर टेरेसा या किसी ऐसे व्यक्तित्व का नाम ना लेके आपका नाम लिया।
लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बहुत क्लियर है शुरू से ही कि जब भी मेरी लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए, जब भी मुझे किसी सपोर्ट की, किसी एडवाइस की ज़रूरत पड़ी, तो आई ऑलवेज़ टर्न टू यू। और मुझे बचपन से याद है कि मेरी फ्रेंड्स के कंपैरेटिवली, बहुत सारे लोगों के कंपैरेटिवली आपकी थिंकिंग हमेशा से आपने अपने टाइम से बहुत आगे रही है। जो चीज़ें आपने उस वक्त हमें सिखाई थी, जिस चीज़ के लिए आपने उस वक्त हमें मोटिवेट किया था, वो आज हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मुझे हमेशा से आपसे बहुत सारी स्ट्रेंथ मिली, बहुत सारा सेंस ऑफ डिसिप्लिन मिला और लाइफ को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिली। और स्पेशली जब से मैंने योग करना शुरू किया और ध्यान करना शुरू किया, तो आपकी और जो मेरी बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप के बहुत बियॉन्ड है। और ये जो हमारा कनेक्शन है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मुझे हमेशा एक कोशिश ये होती है कि मैं अपनी लाइफ में जिस तरह से आपका डिसिप्लिन है, जिस तरह से आपका ध्यान है और आपकी नॉलेज है, वहाँ तक अगर मैं पहुँच पाऊँ तो दिस वुड बी अ वेरी गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि जब भगवान मेरे पिछले पूरे जन्मों के अच्छे कर्म इकट्ठे कर रहा था और उसको अगर मुझे एक्सचेंज करने का मौका मिला, तो भगवान ने उसके बदले में मुझे आपको दे दिया। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे इस बात में बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स में रहना चाहती हूँ। आई लव यू सो मच। थैंक यू। आई लव यू अज्जू। आई लव यू टू। मेरी मामा जी। जैकलिन। मैं आपसे मिलने के लिए मेरी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। आप मेरे लिए एक बहुत प्यारी और वाइज व्यक्ति है। मेरे परिवार के लिए और मेरी बेटे के लिए वंडरफुल है। आप हमारी ज़िंदगी में है। हर हाल में आप मेरी मदद करती है। धन्यवाद मामा जी। I love you. In you, I see a lot of both clarity, both freedom and love and wisdom. She's very sweet. Nice. She's That's so very beautiful. sweet. She's made such a lovely attempt. She is. Yeah. नमस्ते पहले तो सारी माताओं को और मेरी माँ को, तृप्ता बनोट को। तो मैं तो जैसे आई थिंक हर बच्चा अपनी माँ का बहुत बड़ा फ़ैन होता, तो मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं भूल नहीं सकता कि कैसे आपने मेहनत की। पापा बॉर्डर में पोस्टेड थे और हम सब छोटे छोटे थे, 7 साल 8 साल और 10 साल बड़ी बहन। और आपने कैसे हमें पाला है और कैसे घर को संभाला, और आप कितनी मेहनत करते थे। आपने सेल्स गर्ल का भी काम किया, आपने बच्चों को ट्यूशनें भी पढ़ाई हैं। और मेरे को याद है कि जब आपको 2 साल के लिए बेड रिडन थे आप, तो आपको कुछ नहीं कर पाते थे, और तो आपने अपने आप को कैसे फिट किया योगा के साथ और मेडिटेशन के साथ। और जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी थी योगा के साथ, वो बहुत मेरे लिए इंस्पायरिंग है। मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोल मॉडल घर पे हो। तो सब बच्चों को ही अपनी माएँ प्यारी होती हैं, मुझे भी बहुत प्यारी है, लेकिन मैं सच में सिर्फ प्यार ही नहीं है, श्रद्धा भी है। और आपकी डेडिकेशन, आपकी इंस्पिरेशन जो है कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है और अपना बेस्ट करना है। सबकी रिस्पेक्ट भी करनी है
और सबका ध्यान भी रखना है, प्लस अपने देश का भी नाम रोशन करना है, अपने देश को भी किसी भी तरीके से, अगर कोई कि देश के ऊपर नहीं आना चाहिए कि हम विदेश में घूमते हैं तो कहीं कि इनकी मदर्स ने क्या सिखाया होगा। तो हमें देख के बड़े इंस्पायर होते हैं लोग कि आपकी मदर ने जो चीज़ें आपको सिखाई और आप इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो। तो ये सारा अगर आपके 10% भी जो आपने अचीव किया अपनी लाइफ में अगर हम कर सकें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और धन्य है सारी माताएं हिंदुस्तान की, और मेरी माँ तो एक शाइनिंग ब्राइट लाइट है इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में। सो वी आर ग्रेस्ड विद हर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच। नमस्ते। Thank you. I love you, Ashwini. हाय मामा। आज मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया हमेशा। बहुत शुरू से आप बहुत एक, जो मुझे बचपन से भी याद है कि आप बहुत एक सशक्त महिला के तौर पे मेरी आपकी जो शुरू से जो मेमोरीज हैं वो है कि आप हमेशा से सही जो है उसके लिए आप खड़े होते हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे हम तीनों के लिए, या फिर मैंने ये भी देखा है कि जब कुछ आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है जहां आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, आप हमेशा सबसे पहले वहाँ खड़े होते हो। तो जो आपने शुरू से बहुत हमें एथिक्स जो वैल्यू है उसकी बहुत ज़्यादा क्लियरली समझाई कि जो अपने वैल्यूज़ के ऊपर खड़े रहना है हमें, एट द सेम टाइम के साथ मूव करना है, स्टकअप नहीं रहना है चीज़ों में, हमेशा इवॉल्व होना है, नई से नई चीज़ें आप शुरू से सीखते रहे हो। आपने हमेशा ये जोर डाला कि लर्निंग जो है वो एज ओल्ड प्रोसेस है, हमेशा नए से नया सीखो, टाइम के साथ चलो, ये मैंने आपसे सीखा है। और मैंने ये भी सीखा है कि जब बहुत सारे पेरेंट्स आसपास अपने बच्चों को पुश करते थे कि आप पढ़ाई करो, हमेशा फर्स्ट आना है क्लास में, उस टाइम पे भी जब मैं कुछ क्रिएटिव करती थी, क्योंकि शुरू से मेरा उन चीज़ों की तरफ ध्यान था, आपने कभी ये नहीं बोला कि इसको छोड़ो, पहले पढ़ाई करो और फिर इन चीज़ों की तरफ आओ। आपने मुझे हर चीज़ के लिए उतना ही इक्वली इनकरेज किया, हम तीनों को, चाहे वो स्पोर्ट्स थे, चाहे वो पढ़ाई थी, जिसमें हमारा हाथ थोड़ा ढीला ही रहा शुरू से, चाहे वो किसी पेंटिंग कंपटीशन में जाना है या कुछ भी क्रिएटिव, आपने शुरू से इक्वली हर चीज़ के लिए हमें इनकरेज किया। और आप बहुत अवेयर थे हमेशा कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो सिर्फ ये नहीं था कि मैं और मेरा परिवार, हमेशा ये था कि जो भी तुम करो कल को माँ बाप तो प्राउड हो उस चीज़ पे, लेकिन आपका देश भी आगे बढ़े। और जब से आपने योगा और मेडिटेशन ये सब कुछ अपनाया, आपने हमारे पूरे परिवार को ट्रांसफॉर्म कर दिया, फाइनेंशियली और पब्लिकली भी, कैसे इंडिपेंडेंट होना है, कैसे हर दिन आगे बढ़ना है, ये सब कुछ आपने हमें सिखाया। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत प्राउड है कि आप कितना ग्रेसफुली, इतने डिग्निटी के साथ हर रोज़ कुछ नया करते हो, हमें इंस्पायर करते हो, आपके आसपास के लोगों को इंस्पायर करते हो सो ब्यूटीफुली। ये बहुत कम वक्त है मेरे लिए सब कुछ कहने का, पर आई थिंक मैंने बहुत कुछ खास किया होगा पिछले जन्म में कि मुझे आपकी जैसी माँ मिली जो हमेशा इंस्पायर करती है, सिर्फ मुझे नहीं, अपने ग्रैंड किड्स को भी। और जो आप, आई थिंक यू आर द बेस्ट, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और ऐसे ही बने रहो,
चाइल्ड लाइक, हैप्पी, खुश रहते हो आप। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। हमेशा आप चीज़ों के सार्थक साइड को देखते हो, पॉजिटिव चीज़ को देखते हो, और कभी आप ये नहीं बोलते हो कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लाइफ ख़त्म हो रही है। आप बोलते हो ओह एक और दिन मिल गया, चलो आज क्या खास करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच ममा फॉर बीइंग द वे यू आर, forever standing by us, standing by anybody who needs your help. You are one role model for the society and for sure for us. Thank you, Ma. It's so beautiful. आपकी सारी जिंदगी की कमाई है ना? सच्ची में, सच्ची में। Yes. तृप्ता जी, आपकी तपस्या, आपकी मेहनत, आपकी जो सैक्रिफाइस है, जो हमने आपके मुंह से सुनी, वो आपके बच्चों ने और आपकी बहू ने इतनी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस किया है। आई थिंक आप बहुत धन्य हैं एंड यू आर ब्लेस्ड। I am blessed. एंड लुकिंग एट योर चिल्ड्रन, आई रियली फील इट्स देयर ग्रेटनेस कि आपने जो भी उनको सिखाया उन्होंने एब्जॉर्ब किया, और सबसे बड़ी बात वो हमारे देश का नाम भी आगे बढ़ा रहे हैं बाहर रह के। जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। Yes. no? So, मैं क्या बोलूं मैं खुद इतनी इमोशनल हो गई। बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी जर्नी के बारे में सुन के, Thank you. बच्चों के व्यूज सुन के, और रियली आई मीन इट्स अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक सबसे बड़ा रोल तो मेरी ज़िंदगी में योग और ध्यान की वजह से हुआ, जिसकी वजह से मेरे बच्चे अच्छे नागरिक बन सके और मेरे बच्चे इस लेवल तक पहुँचे हैं। और वो बहुत, मैं अपने बच्चों को भी प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर रोज़ कॉल करते हैं, और साल में कभी मेरा बेटा, कभी मेरी बेटियाँ मेरे पास आते रहते हैं। कभी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कि मैं अकेला फील करूं या मैं कोई दिक्कत में रहूं, तो हमेशा वो मेरा ध्यान रखते हैं। आई एम फीलिंग सो लकी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द मदर डिवाइन, जिसने मुझे ऐसे बच्चे दिए और उनको इस लेवल तक पहुँचाया। थैंक यू। आई थिंक ध्यान में जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ी एक और चीज़ हम सीखते हैं, टू लिव ग्रेसफुली एंड इन ग्रैटिट्यूड। हर चीज़ के लिए शुक्राना करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने का, और हमारे साथ इतना कुछ आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे PMC हिंदी स्टूडियो में बुलाने के लिए, और इतना सुंदर प्रोग्राम आपने शुरू किया है। माँ हो तो ऐसे ही, तो इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा तृप्ता जी के साथ, और जो विचार उनके बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए, साफ नज़र आ रहा था कि उनकी माँ उनकी एक शक्ति, उनकी एक प्रेरणा है। इसी तरह हर माँ अपने बच्चे के जीवन में एक प्रेरणा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। फिर मिलेंगे आपसे माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। नमस्ते।